नमस्कार आप सभी को। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। यूपीपीएससी स्पेशल सीरीज इज़ ऑनगोइंग और बच्चे जो है अपनी रेगुलरिटी बिल्कुल नहीं तोड़िए, क्योंकि मैं भी अपनी रेगुलरिटी नहीं तोड़ रही हूँ। मुझे भी अभी जो है एक मैरिज में जाना है, लेकिन उससे पहले मैं आपके लिए शूट करके रख रही हूँ ताकि आपकी जो कंसिस्टेंसी है वो ना टूटे। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आपको पसंद आ रही है तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर मोर सच वीडियोस। So first question is, a nurse is assigned to care for a child suspected of having glomerulonephritis. The nurse reviews the child record and note that which finding is associated with the diagnosis of glomerulonephritis. ग्लोमेरुलस क्या होते हैं? जो छोटी छोटी फिल्टरिंग यूनिट्स होती हैं किडनी की, वो होती हैं ग्लोमेरुलस, और एक छलनी की तरह जो है वो एक्ट करती हैं। और जो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है वो कौन से ऑर्गेनिज्म से होता है? ग्रुप बी, बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई, जो कि कहाँ से शुरू होता है? सोर थ्रोट से शुरू होता है, और उसके बाद जो है ये लंग्स को किडनीज को अफेक्ट कर सकता है या हमारे हार्ट को अफेक्ट कर सकता है, जहाँ पे ये रोमेटिक फीवर कोज करता है। अब देखिए इसके नाम में ही क्या है? हीमोलाइटिक, यानी कि ये ब्लड को तोड़ेगा। और ब्लड का कौन सा कंपोनेंट ये ब्रेक करता है? आरबीसी। जब ये किडनी में जाता है तो बहुत संख्या में आरबीसी टूट टूट के ग्लोमेरुलस तक आने लग जाते हैं, जिसके चलते क्या होगा? तो यहाँ ऑप्शंस देखते हैं। लो ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, अगर किडनी इन्वॉल्व है तो ब्लड यूरिया नाइट्रोजन का लो होना नहीं, हाई साइड पे जाना बनता है, तो ये ऑप्शन जो है वो नहीं होगा। कोला कलर्ड यूरिन, ये यहाँ पे होगा डार्क कलर्ड कोला कलर्ड यूरिन, क्योंकि आरबीसी टूट रहे हैं और आरबीसीज आर रेड इन कलर। तो जब आरबीसी ज़्यादा टूटेंगे तो जो यूरिन बनेगा वो कोला कलर्ड या बहुत ही डार्क कलर इन यूरिन होगा, डार्क ब्राउन कलर होगा। लो यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी, यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी घटती नहीं है, बढ़ती है, क्योंकि हाईली कंसनट्रेटेड बहुत कम अमाउंट में यूरिन जो है निकल रहा है। असाइटिस नहीं कॉज होता है यहाँ पे, अडीमा कॉज होता है, और मेनली पेरी ऑर्बिटल अडीमा जो है प्रेजेंट होता है। तो एज पर द ऑप्शंस द राइट आंसर इज बी, कोला कलर्ड यूरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन प्रिपेयरिंग द रूम फॉर एडमिशन ऑफ अ मल्टीग्रेविडा क्लाइंट एट 36 वीक gestation diagnosed with severe preeclampsia, which of the following the nurse should obtain? एक मल्टीग्रेविडा फीमेल है जिसको सीवियर प्री एक्लेम्शिया है। सीवियर प्री एक्लेम्शिया का मतलब है कि वो किसी भी टाइम एक्लेम्शिया में जा सकता है। तो उस केस में क्या नर्स को ऑब्टेन करना है? ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन सॉल्यूशन, डिस्पोजेबल टंग ब्लेड्स, पोर्टेबल अल्ट्रासाउंड मशीन एंड पैडिंग फॉर साइड रेल्स। अब ये फीमेल है, अगर प्री एक्लेम्शिया है तो किसी भी टाइम एक्लेम्प्टिक हो सकती है, और एक्लेम्शिया में क्या आएंगे? सीजर्स आएंगे। और कभी भी जब सीजर्स आते हैं ना, तो सबसे पहली जो प्रिकॉशन लेनी होती है वो होती है कि पेशेंट को इंजरी से प्रिवेंट करना है, क्योंकि फिट्स पड़ते हैं, हाथ पैर जो है झटके खाते हैं, इधर उधर लगते हैं। तो पैडिंग साइड रेल्स का होना बहुत ज़रूरी है, वो पहले से ही पेशेंट के पास होना चाहिए, और फॉलोड बाय अदर थिंग्स ऑल्सो। सो डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव्स आर द रिटन स्टेटमेंट्स ऑफ। हम किसी चीज़ का ऑब्जेक्टिव बनाते हैं, गोल बनाते हैं, तो ऑब्जेक्टिव क्या होता है? स्टूडेंट टारगेट, लर्निंग, पर्सनल गोल्स एंड डिजायर्ड आउटकम्स। जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो हमारे जो डिजायर्ड आउटकम है, जो हम चाहते हैं ना, उसी का ऑब्जेक्टिव बनाते हैं ना, कि एट द एंड हम ये अचीव कर पाएंगे। अगर हम कुछ पढ़ रहे हैं तो हम उसका ऑब्जेक्टिव बनाएंगे कि एट द एंड ऑफ द क्लास मेरा ऑब्जेक्टिव ये होगा। तो वो होते हैं हमारे जो डिजायर्ड आउटकम है, जो आउटकम हम चाहते हैं उनको हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव्स। तो डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, फॉर द क्लाइंट हु इज रिसीविंग IV मैग्नीशियम सल्फेट फॉर सीवियर प्री-एक्लैम्प्सिया, विच ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट फाइंडिंग वुड अलर्ट द नर्स टू सस्पेक्ट हाइपर मैग्नीजीमिया? मैग्नीशियम सल्फेट मिल रहा है, तो मैग्नीशियम सल्फेट की टॉक्सिसिटी, ऑब्वियसली जब मैग्नीशियम मिल रहा है तो मैग्नीशियम सल्फेट की टॉक्सिसिटी क्या होगी? हाइपर मैग्नीजीमिया होगी। तो कल भी मैंने बताया था कि मैग्नीशियम सल्फेट की टॉक्सिसिटी के साइन के लिए हमें देखना है, तो इसमें से देखते हैं। डिक्रीज डीप टेंडन रिफ्लेक्स, कूल स्किन टेम्परेचर, रैपिड पल्स रेट एंड टिंगलिंग इन द टोज। यहाँ पे जो प्रेजेंट होता है वो डिक्रीज डीप टेंडन रिफ्लेक्स, और उसके अलावा क्या होते हैं? यूरिन आउटपुट का कम हो जाना। उसके अलावा क्या होते हैं? रेस्पिरेटरी रेट का डिक्रीज हो जाना, लेस देन 16। तो ये सारे साइन होते हैं मैग्नीशियम सल्फेट टॉक्सिसिटी के, और उस केस में हमें क्या देना होता है? कैल्शियम ग्लूकोनेट पेशेंट को देना होता है। तो ए राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट सिस्टिक फाइब्रोसिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, सिस्टिक फाइब्रोसिस एक जेनेटिक डिजीज़ है जहाँ पे जो बॉडीली सिक्रीशंस होती हैं वो सारी कैसी हो जाती है, ट्रांस मेम्ब्रेनस जो होता है प्रोटीन उसमें उसमें गड़बड़ होने के कारण जो सारी बॉडीली सिक्रीशंस है बहुत ज़्यादा थिक हो जाती हैं, जो कि सिस्टिक फाइब्रोसिस कहलाता है। सिस्टिक फाइब्रोसिस में किस तरीके का डिसऑर्डर है ऑटोसोमल डोमिनेंट, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट, ऑटोसोमल रिसेसिव, एक्स लिंक्ड रिसेसिव। जो हमारे एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर्स होते हैं ना वो हाईली कॉमन होते हैं मेल्स में, उसके अलावा जो हमारे ऑटोसोमल डिसऑर्डर्स होते हैं वो मेल या फीमेल दोनों में किसी में भी हो सकते हैं। और जो डोमिनेंट का मतलब है, डोमिनेंट का मतलब होता है कि जो किसी में भी अगर फीमेल की बात करें तो 2 क्रोमोसोम होते हैं, XX, मेल में क्या होता है XY होते हैं। तो अगर किसी एक क्रोमोसोम पे भी इतना स्ट्रॉन्ग प्रेजेंट है कि वो डिजीज कॉज कर सकता है, वो डोमिनेंट कहलाता है। अगर दोनों वीक है और जो है पेरेंट्स दोनों पेरेंट्स से आ रहा है एक एक, अगर वो तब डिजीज कॉज कर रहा है तब वो रिसेसिव कहलाता है। तो डोमिनेंट एक ही काफ़ी होता है डिजीज कॉजिंग जो जेनेटिक म्यूटेटेड होता है टू कॉज द डिजीज। तो ये डोमिनेंट और रिसेसिव में फ़र्क होता है। तो यहाँ जो सिस्टिक फाइब्रोसिस होता है वो ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर होता है, मतलब उस दोनों जो सेक्स क्रोमोसोम है उन पे जो हमारा म्यूटेटेड जीन है उनकी प्रेजेंस होनी चाहिए टू कॉज द डिजीज, एक पे काम नहीं चलेगा। तो सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट ईपीएस क्या होता है, एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम, जिसमें हमारे क्या आते हैं, पार्किंसोनियन आता है, अकाईथीसिया आता है, डिस्टोनिया आता है एंड टार्डिव डिस्काइनेसिया आता है। ये होते हैं हमारे ईपीएस के जो एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम है। और ये किसके साइड इफेक्ट होते हैं, एंटी साइकोटिक, एंटी मेनिक, एंटी डिप्रेसेंट एंड एंटी पार्किंसोनियन। दीज आर द साइड इफेक्ट्स ऑफ एंटी साइकोटिक्स ए। नेक्स्ट, लिथियम इज अ ड्रग ऑफ चॉइस टू ट्रीट। लिथियम किस में यूज करते हैं, लिथियम की पहली बात तो जो हमारी रेंज होती है, जो थेरेप्यूटिक रेंज होती है वो 0.6 से 1.2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होती है। अगर इससे ज़्यादा बढ़ता है, अगर इससे ज़्यादा लेवल बढ़ता है 1.5 से ऊपर या किसी किसी बुक में 2 से ऊपर लिखा हुआ है तो उसको हम टॉक्सिसिटी कहते हैं, लिथियम टॉक्सिसिटी। और लिथियम जो ड्रग होता है वो किस में देते हैं, मेनिया, मूड डिसऑर्डर जो हैं। कई बार यहाँ पे मेनिया की जगह मूड डिसऑर्डर दिया होगा ऑप्शन में, तो वो भी मेनिया का ही एक टाइप है, मेनिया उसका ही टाइप है मूड डिसऑर्डर का। तो ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू DSM-4 द पॉजिटिव सिम्टम्स ऑफ सिजोफ्रेनिया इंक्लूड। पॉजिटिव सिम्टम्स होते हैं जहाँ पे थॉट ऑल्टर करती है, ठीक है, जहाँ पे मूड में कोई चेंज नहीं आता, जहाँ पे थॉट में चेंज आता है वो होते हैं पॉजिटिव सिम्टम्स, और जहाँ मूड में चेंज आता है वो होते हैं हमारे नेगेटिव सिम्टम्स ऑफ सिजोफ्रेनिया। तो यहाँ उसी के अकॉर्डिंग अभी हम देखेंगे। हेलुसिनेशन, यहाँ हमारी थॉट प्रोसेस चेंज हो रही है, सो दिस इज पॉजिटिव सिम्टम। डिल्यूजन भी पॉजिटिव है। फ्लैट अफेक्ट का मतलब है कि फेशियल एक्सप्रेशन नहीं है, मूड जो है वो लो है। एंड बिजार बिहेवियर इज ऑल्सो अ थॉट प्रोसेस। तो यहाँ ए, बी एंड डी राइट आंसर होगा। ये कौन से ऑप्शन में है, ये डी में है। ए, बी एंड डी आर द राइट ऑप्शन। ये हमारा नेगेटिव सिम्टम ऑफ सिजोफ्रेनिया है, फ्लैट इफेक्ट। नेक्स्ट, फ्रेशली प्रिपेयर्ड ORS सॉल्यूशन शुड बी यूज्ड विद इन। अगर फ्रेशली प्रिपेयर्ड ORS सॉल्यूशन है तो कितनी देर में यूज़ करना होता है। कभी भी जब हम एक ORS का पैकेट देते हैं तो पेशेंट को क्या बोलते हैं, 1 लीटर पानी लेना है, उबाल के ठंडा करना है पानी, और उसमें ये पूरा का पूरा सॉल्यूशन डाल के अच्छे से मिला के रख लेना है। और ये सॉल्यूशन जो है 24 घंटे तक आप रख सकते हैं और इसे बार बार हर दस्त के बाद पीना है। और ये सॉल्यूशन आपको अगर 24 घंटे के बाद भी बच जाता है तो आपको डिस्कार्ड करके नया सॉल्यूशन बनाना है। तो ORS सॉल्यूशन फ्रेशली प्रिपेयर्ड हर 24 घंटे में हमें फ्रेशली प्रिपेयर्ड जो है यूज़ करना होता है, बी। नेक्स्ट, एंडोमेट्रियम आफ्टर कंसेप्शन इज नोन एज। एंडोमेट्रियम कंसेप्शन के बाद क्या कहलाती है, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, डेसिडुआ एंड प्रोमेट्रियम। जो एंडोमेट्रियम होती है वो आफ्टर कंसेप्शन जब फर्टिलाइजेशन वहाँ पे हो जाती है, जब इम्प्लांटेशन हो जाती है, उसके बाद हम उसको डेसिडुआ टर्म करते हैं, सी। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द फॉर्मूला विच इज़ यूज्ड इन एस्टिमेशन ऑफ फीटल वेट। फीटल वेट के एस्टिमेशन के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं, जॉनसन्स फॉर्मूला, शेफर्ड, हेडलॉक एंड ऑल ऑफ द अबव।
जो फीटल वेट के एस्टिमेशन है वहाँ पे ये सारे फॉर्मूले हम यूज़ करते हैं। और जो सबसे कॉमनली यूज्ड फॉर्मूला होता है, कई बार एग्जाम में भी आ जाता है निकालना, तो वो होता है हमारा जॉनसन्स। बाकी में बहुत ही गणित लगता है, वो इतना इजीली हम नहीं कैलकुलेट कर पाते। जॉनसन्स फॉर्मूला इज़ वेरी इजी टू कैलकुलेट। जॉनसन फॉर्मूला कहता है कि फंडल हाइट जो है इन सेंटीमीटर जितनी है माइनस n इंटू 155, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बोलता है कि ये रहता है वो फंडल वेट इन ग्राम आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली फीटल वेट। यहाँ n होता है n हम 12 मानते हैं अगर जो फीटल हेड जो है वर्टेक्स इशियल स्पाइन से, फीटल वर्टेक्स जो है इशियल स्पाइन से ऊपर है, और अगर फीटल वर्टेक्स इशियल स्पाइन से नीचे है तब हम n को 11 कंसीडर करते हैं। तो कई बार जो है यहाँ पे वैल्यूज दे के फीटल वेट भी निकालना आ जाता है, तो वो भी आप इस फॉर्मूले में रख के निकाल सकते हैं। दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्मूला एंड नोन एज जॉनसन्स फॉर्मूला। तो यहाँ बाकी दोनों फॉर्मूले भी जो है फीटल वेट के लिए यूज होते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज कंपोनेंट ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। रिसर्च प्रॉब्लम का कंपोनेंट इसमें से कौन सा नहीं है? रिसर्च इंस्ट्रूमेंट, वेरिएबल ऑफ द स्टडी, स्टडी पॉपुलेशन एंड रिसर्च सेटिंग। अगर रिसर्च प्रॉब्लम कंपोनेंट की बात करें तो रिसर्च प्रॉब्लम में क्या क्या होना चाहिए? रिसर्च प्रॉब्लम होती है जो स्टेटमेंट से हमें पता चलता है कि कौन सी स्टडी होने वाली है, किस ग्रुप पे होने वाली है, और ये किस तरीके की स्टडी होगी, एक्सपेरिमेंटल होगी या किस तरीके की स्टडी होगी, और ये जो है कौन से जगह पे होगी, ठीक है। जैसे कि जो मेरी स्टडी थी, मैं अपनी स्टडी यहाँ पे कोट करके बताती हूँ। जो मेरी एमएससी की मैंने जब मेरी स्टडी थी, एन एक्सपेरिमेंटल स्टडी टू असेस एंड इवेल्युएट इफेक्ट ऑफ वल्सल्वा मैन्यूअर on pre-operative patients posted for elective surgery in selected private hospital of Delhi। तो यहाँ पे देखिए वेरिएबल्स भी दे रखे हैं कि study the effect of Valsalva maneuver on pain reduction during कैनुलाइजेशन, IV कैनुलाइजेशन, ये पूरी स्टडी थी इन प्री ऑपरेटिव पेशेंट। तो यहाँ पे देखिए वेरिएबल्स भी हैं। क्या वेरिएबल है यहाँ? पेन इज द वेरिएबल जो कि वेरी करेगा। स्टडी पॉपुलेशन भी है, कौन? प्री ऑपरेटिव पेशेंट जो कि इलेक्टिव सर्जरी के लिए पोस्टेड हैं, और यहाँ पे रिसर्च सेटिंग भी है, कौन से? प्राइवेट हॉस्पिटल्स ऑफ दिल्ली। तो ये सारी चीज़ एक रिसर्च प्रॉब्लम में होती हैं। रिसर्च इंस्ट्रूमेंट्स यहाँ पे हम क्या यूज़ करने वाले हैं वो रिसर्च प्रॉब्लम में नहीं होते, वो हम बाद में अलग से हम स्टडी में इंडिकेट करते हैं कि कौन से इंस्ट्रूमेंट जो है हम यूज़ करेंगे। तो ए इज़ नॉट द पार्ट ऑफ research problem. Then a patient with Myasthenia gravis have episode of epistaxis most important during priority nursing action is। एक पेशेंट है जिसको मिस्थेनिया ग्रेविस है। मिस्थेनिया ग्रेविस एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जो कि हमारे जो ACH होता है, एसिटाइल कोलिन होता है, जो कि हमारे प्री सिनेप्टिक क्लेफ्ट होता है, जो हमारे मसल से बाइंड होके मसल्स के वॉलंटरी मसल्स के एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वो डिप्लीट करती है बॉडी उसको ही खाने लग जाती है क्योंकि ये ऑटो इम्यून है। और ऐसा ACH डिप्लीट होने से क्या होने लग जाता है? वीकनेस आने लग जाती है, हमारा मसल से कंट्रोल छूटने लग जाता है, जो हमारी वॉलंटरी मसल्स होती हैं। तो जैसे कि स्वेलोइंग हमारी एक वॉलंटरी मसल है, अगर एपिस्टेक्सिस हो गया और एपिस्टेक्सिस के बाद हमने जो है प्रायोरिटी क्या रहेगी? इनइफेक्टिव ब्रीदिंग पैटर्न, इनइफेक्टिव न्यूट्रिशनल, एयरवे क्लियरेंस एंड पुअर टिश्यू परफ्यूजन, या एयरवे क्लियरेंस रहेगी क्योंकि जो हमारी बैक थ्रोट की मसल्स हैं वो वीकन हो चुकी हैं मिस्थेनिया के चलते। तो अगर थोड़ा सा भी ब्लड जाएगा, वैसे तो क्या होता है कि हमारे जब थोरेसिक कैविटी में कुछ जाता है तो उसको कफ करके बाहर निकालने की क्षमता होती है, लेकिन जैसे उस मसल को पता ही नहीं लग रहा कि क्या अंदर जा रहा है तो ब्लड जो है सीधा जाके लंग्स में एस्पिरेट कर जाएगा, तो वहाँ पे एयरवे क्लियरेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो सी राइट आंसर होगा।
Next, a client is scheduled for cataract extraction. Preoperatively, 1% atropine is instilled in the right patient's eye. The nurse knows that this drug would be contraindicated if the client also had which of the following condition. एक पेशेंट का कैटरैक्ट एक्सट्रैक्शन होना है और उसको प्री ऑपरेटिवली 1% एट्रोपिन डालने के लिए बोला है, तो नर्स को पता है कि कब जो है ड्रग को कॉन्ट्राइंडिकेटेड करना है, अगर कौन सी कंडीशन इसमें से प्रेजेंट है। ब्रेडिकार्डिया, हाइपोथायरॉयडिज्म, डायबिटीज एंड ग्लूकोमा। यहाँ पे अगर ग्लूकोमा है वो भी क्लोज एंगल ग्लूकोमा, उस कंडीशन में नहीं देते हैं, क्योंकि ग्लूकोमा में हमें क्या मॉनिटर करना होता है, इंट्राओक्यूलर प्रेशर, और एट्रोपिन इंट्राओक्यूलर प्रेशर बढ़ा सकती है, इसीलिए हम ग्लूकोमा वाले केस में नहीं देंगे डी। Next, the National Malaria Eradication Program was launched in the year 1953, 1958, 1970, 2002. ये 1953 में जो है इसको लॉन्च किया गया था। ए, the classical symptom that increase the sensitivity of pain receptor by enhancing the pain provoking effect of bradykinin is कि कौन सा सब्सटेंस है जो कि पेन रिसेप्टर्स पे एक्ट करके उसकी सेंसिटिविटी को बढ़ा देता है। एंडोर्फिन, नोर्सिसेप्टर, एंसेफेलिन एंड प्रोस्टाग्लैंडिन। ये जो है एंडोर्फिन तो होता है नेचुरल, जो हमारी बॉडी एज अ पेन कंट्रोल सब्सटेंस रिलीज करती है, और ये होता है प्रोस्टाग्लैंडिन जो कि नर्व सेंसिटिविटी को इंक्रीज कर देता है और पेन सेंसिटिविटी को भी जो है इंक्रीज कर देता है, तो डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, द टेस्ट यूज टू डिटेक्ट हीमोलाइटिक अनीमिया इन द न्यूबॉर्न। न्यूबॉर्न्स में जो है हीमोलाइटिक अनीमिया डिटेक्ट करने के लिए क्या करते हैं, डायरेक्ट कोम्स टेस्ट, प्लेटलेट काउंट, इनडायरेक्ट कोम्स टेस्ट, ब्लड कल्चर। जो हमारे आरबीसीज होते हैं जनरली अगर उनके ऊपर जो है कोई एंटीबॉडी नहीं प्रेजेंट होती है, क्यों एंटीबॉडी मतलब दूसरे ब्लड ग्रुप्स के लिए होती है, सेम के लिए नहीं होती, और इन केस अगर RH नेगेटिव है मदर है और बच्चा जो है RH पॉजिटिव है या वाइस वर्सा, तो उस केस में क्या हो सकता है कि एंटीबॉडी ट्रांसफर होने से जो बच्चे के आरबीसीज हैं वो ब्रेक डाउन हो सकते हैं, हीमोलाइसिस हो सकता है। तो जो हीमोलाइटिक अनीमिया होता है उसको डिटेक्ट करने के लिए डायरेक्ट कोम्स टेस्ट किया जाता है। ए, नेक्स्ट, द फेलियर ऑफ यूट्रस टू एक्सपेल द फीटस नॉर्मली ड्यू टू टोटल और पार्शियल एब्सेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्शन थ्रू अनऑब्स्ट्रक्टेड बर्थ कैनाल। कि यूट्रस जो है वो कम्प्लीटली जो है एक्सपेल नहीं कर पा रहा है, जो कंसेप्चुअल प्रोडक्ट है, हालांकि जो रास्ता है एक्सपेल करने का वो कहीं पे भी ऑब्स्ट्रक्टेड नहीं है, उसको क्या बोलेंगे, यूट्राइन रेट्रोवर्जन, यूट्राइन प्रोलैप्स, यूट्राइन टेटनी एंड यूट्राइन इनर्शिया। दिस इज नोन एज यूट्राइन इनर्शिया। ठीक है, जहाँ पे यूट्रस जो है इनर्शिया मतलब रेस्ट की स्टेट में है, वो बाहर नहीं निकाल रहा है, हालांकि कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है। यूट्राइन टेटनी कहलाता है जब कॉन्ट्रैक्शन 90 सेकेंड से ज़्यादा आती हैं, तब हम यूट्राइन टेटनी कहलाते हैं। यूट्राइन प्रोलैप्स, यूट्रस का जो है उल्टा होकर पूरा बाहर निकल जाना थ्रू द वजाइना इज नोन एज यूट्राइन प्रोलैप्स। यहाँ पे ये डी होगा, यूट्राइन इनर्शिया। नेक्स्ट, द साइन ऑफ फीटल डिस्ट्रेस आर। फीटल डिस्ट्रेस के साइन क्या है, फीटल हार्ट साउंड इज इरेगुलर, म्यूकोनियम स्टेन्ड लाइकर, फीटल हार्ट साउंड इज लेस देन 120 बीट्स पर मिनट एंड ऑल ऑफ द अबव। यहाँ फीटल हार्ट के जो साइन है डिस्ट्रेस के वो सारे ही हैं, क्योंकि म्यूकोनियम स्टेन्ड लाइकर नहीं होना चाहिए। फीटल हार्ट साउंड भी जनरली रेगुलर होती है, 120 से 140 बीट्स पर मिनट जो है वो रेगुलर रहती है, और लेस देन 120 भी जो है इरेगुलरिटी का साइन है या डिस्ट्रेस का साइन है, तो डी राइट आंसर होगा कि ये सारे के सारे जो हैं फीटल डिस्ट्रेस इंडिकेट कर रहे हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉजिटिव साइन ऑफ प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी का पॉजिटिव साइन इनमें से क्या है, फीटल मूवमेंट फेल्ट बाय मदर, एनलार्जमेंट ऑफ यूट्रस, पॉजिटिव प्रेगनेंसी टेस्ट एंड पॉजिटिव अल्ट्रासाउंड। जो सबसे ज़्यादा कंफर्मेटरी है यहाँ पे वो उसको हम टिक करेंगे, पॉजिटिव अल्ट्रासाउंड इज द राइट आंसर, डी। नेक्स्ट, अम्बिलिकल कॉर्ड कंटेन। अम्बिलिकल कॉर्ड में क्या होता है, 2 आर्टरी 2 वेन, 2 आर्टरी 1 वेन, 2 वेन 1 आर्टरी, 1 आर्टरी 1 वेन। उसमें 2 आर्टरी और 1 वेन होता है। तो जब भी बच्चा डिलीवर होता है तब अम्बिलिकल कॉर्ड को भी हमें इस चीज़ के लिए मॉनिटर करना है कि वहाँ पे 2 आर्टरी और 1 वेन की प्रेजेंस है। कुछ समय तक शुरुआत में जो है 2 आर्टरी और 2 वेन होती हैं, जो कि बाद में डिसअपियर हो जाती है, और एट द टाइम ऑफ बर्थ 2 आर्टरी और 1 ही वेन के साथ बच्चा पैदा होता है, बी।
नेक्स्ट, विच वन इज द कॉमनेस्ट कॉज ऑफ प्लूरल एफ्यूजन इन यंग पेशेंट्स? प्लूरल एफ्यूजन लंग्स की 2 लेयर होती हैं। जो हमारी अंदर वाली लेयर है दैट इज नोन एज विसरल प्लूरा, जो हमारी बाहर वाली लेयर होती है दैट इज नोन एज पैराइटल प्लूरा। इन दोनों के बीच में जो है थोड़ा बहुत फ्लूइड तो प्रेजेंट होता है ताकि फ्रिक्शन ना हो। अगर ये ज़्यादा बढ़ जाता है या पस वाला हो जाता है या ब्लड वाला हो जाता है तो प्लूरल एफ्यूजन कहलाता है। और ये ज़्यादातर किस केस में होता है? लंग कैंसर, एसएलई, टीबी, रूमेटॉइड आर्थराइटिस या ट्यूबरक्लोसिस में। बहुत ज़्यादा पेशेंट्स ट्यूबरक्लोसिस में पल्मोनरी एफ्यूजन की तरफ लैंड करते हैं, तो सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, एक्सैगरेटेड कन्वेक्सिटी इन द थोरेसिक एरिया। थोरेसिक एरिया में इस तरीके से जो है एक हम्प का हो जाना, जैसे कूप टाइप निकल जाता है, इस तरीके से हो जाना, जिसको हम डाउजर्स हम्प भी बोलते हैं। ये क्या कहलाता है? काइफोसिस, लॉर्डोसिस, माइलाइटिस एंड स्कोलियोसिस। दिस इज नोन एज काइफोसिस। लॉर्डोसिस में होता है लंबर का इनर कर्वेचर होना। स्कोलियोसिस में पूरी जो स्पाइन है उसका एस शेप्ड कर्वेचर या लेटरल कर्वेचर हो जाता है। तो ये कन्वेक्सिटी इन थोरेसिक एरिया इज नोन एज काइफोसिस। नेक्स्ट, अ बॉय हैज IQ ऑफ 45, ही शुड बी क्लासिफाइड एज। जो IQ 45 है तो उसको क्या क्लासीफाई करेंगे? मॉडरेट मेंटल रिटार्डेशन, माइल्ड, प्रोफाउंड एंड सीवियर। प्रोफाउंड होता है अगर लेस देन 20 हो जाता है, 20 से 35 हम सीवियर टर्म करते हैं और 35 से 45 हम जो है मॉडरेट टर्म करते हैं। सो दिस इज नोन एज मॉडरेट मेंटल रिटार्डेशन ए। नेक्स्ट, विच ऑफ दीज इज नॉट अ DNA वायरस? इसमें से कौन सा DNA वायरस नहीं है? पोक्स वायरस, कोरोना वायरस, हर्पिस वायरस एंड एडिनो वायरस। यहाँ पे कोरोना वायरस इज अ टाइप ऑफ RNA वायरस, बाकी जो है ये DNA वायरस है, तो बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर मिसकंसेप्शन अबाउट मेंटल इलनेस एक्सेप्ट। कि सारी मिसकंसेप्शन है किसको छोड़ के? ऑप्शन ए, मेंटल इलनेस इज क्यूरेबल, mental illness, marriage can cure mental illness, mental illness is caused by supernatural powers and mentally ill patients are dangerous, all mentally ill patients are not dangerous। तो ये एक mental illness के प्रति misconception है। कोई supernatural power नहीं होती जो ये cause करती है, so this is also misconception। और शादी से मेंटल इलनेस ठीक हो जाना भी एक मिसकंसेप्शन है। ये शादीशुदा लोगों से पूछिए कि वो पागल होते हैं शादी करके या जो उनका पागलपन है वो ठीक हो जाता है शादी करके, तो वो अलग अलग पर्सन में वेरी कर सकता है। इट्स नॉट मेडिकल टर्म। तो ये जो है मैरिज से ये ठीक नहीं हो सकता, ये भी एक मिसकंसेप्शन है। मेंटल इलनेस इज क्यूरेबल, ये मिसकंसेप्शन नहीं है। सम ऑफ द मेंटल इलनेसेस आर क्यूरेबल टू सम एक्सटेंट, तो ये ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, डैश इज द कंडीशन इन विच वुमेन गिव देम अ फीलिंग ऑफ समथिंग आउट फ्रॉम द वजाइना। वुमेन बोल रही है कि वजाइना से कुछ बाहर आ रहा है, उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? डिस्क प्रोलेप्स, कोड प्रोलेप्स, रेक्टल प्रोलेप्स एंड यूट्राइन प्रोलेप्स। दिस कंडीशन इज नोन एज यूट्राइन प्रोलेप्स, कि जहाँ पे उसको फील हो रहा है कि वजाइना से जो है यूट्रस बाहर की तरफ प्रोट्रूड कर रहा है। डी। नेक्स्ट, द स्टैटिस्टिकल स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन साइज, स्ट्रक्चर एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज नोन एज। पॉपुलेशन की स्टडी को क्या बोलते हैं? सर्वे, इकोलॉजी, डेमोग्राफी एंड एपिडेमियोलॉजी। दिस इज नोन एज डेमोग्राफी, जो स्टडी ऑफ पॉपुलेशन साइज और स्ट्रक्चर होता है। सी। नेक्स्ट, पीपल विद मैकेनिकल वॉल्व रिक्वायर टू टेक विच दीज मेडिकेशन लाइफ लॉन्ग। जिनको मैकेनिकल वाल्व डली होती है ना, कि वो बॉडी का पार्ट नहीं है, उनको जो है क्लोट फॉर्मेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, इसीलिए उनको ताउमर क्या लेना होता है? एंटीकोएगुलेंट लेने होते हैं। सी। और प्लस जो है वॉल्व की, जो मैकेनिकल वॉल्व होती है उनकी भी लाइफ होती है, जैसे कुछ की 15 साल, कुछ की 20 साल, उसके बाद उसको रिमूव करके रिप्लेस करना होता है। तो सी राइट आंसर रहेगा, ताकि क्लोट डिजोल्व हो सके और जो एम्बोलिज्म वगैरह है वो ना हो, तो सी राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट, दिस नर्व मेंटेन हियरिंग एंड बैलेंस। कौन सी नर्व है जो हियरिंग और बैलेंस मेंटेन करती है? वेस्टिबुलोकोक्लियर, वेगस, फेशियल एंड ट्रोक्लियर। जो हियरिंग और बैलेंस मेंटेन करती है दैट इज वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व ए, जो कि हमारी कौन सी क्रेनियल नर्व है? 8th क्रेनियल नर्व होती है, जो कि हमारे इनर ईयर से जो है कनेक्टेड रहती है। नेक्स्ट, वुंड मेड बाय सर्जिकल इंसिजन बाय सर्जरी अंडर एसेप्टिक कंडीशन इज कॉल्ड।
सर्जरी के टाइम पे जो वुंड बनते हैं उनको क्या बोलते हैं? पंचर वुंड, क्लीन वुंड, कंट्यूजन एंड इन्फेक्टेड वुंड। दीज वुंड्स आर क्लीन वुंड बिकॉज दीज आर फ्री फ्रॉम एनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, ब्रेन डैमेज caused by normal accumulation of normal level of toxic bilirubin in the brain is known as, bilirubin का ब्रेन में accumulation से क्या बोलते हैं? जॉन्डिस, आइसोमेनाइजेशन, कर्निक्टरस एंड गिफेलोहेमाटोमा, दिस इज नोन एज कर्निक्टरस, जहाँ पे बिलिरुबिन जो कि अनकॉन्जुगेटेड होता है वो ब्रेन तक पहुंच जाता है, तो ये जो है ब्रेन डैमेज कर सकता है, सी। Next, a feeding, this is not feeling, this is feeding. A feeding tube placed directly into the stomach through the artificial opening on the abdominal wall is called. एब्डोमिनल वॉल पे एक आर्टिफिशियल ओपन करके सीधा पेट के अंदर ट्यूब डाली है, उसको क्या बोलते हैं? नेजोगैस्ट्रिक। नेजोगैस्ट्रिक का मतलब है नाक और स्टमक, तो यहाँ पे सीधा नहीं डली है। नेजोडियोडिनल, नाक से स्मॉल इंटेस्टाइन। गैस्ट्रोस्टोमी एंड जिजनोस्टमी का मतलब है जिजनम से हमने एक बाहर ओपनिंग बना दी है। दिस ट्यूब इज नोन एज गैस्ट्रोस्टमी ट्यूब, सी। सिस्टमेटिक कलेक्शन ऑफ पेशेंट डाटा टू आइडेंटिफाई अनमेट ह्यूमन नीड्स इज नोन एज, जहाँ पेशेंट की जो नीड को मीट करने के लिए नर्स जो है सिस्टमेटिक डाटा कलेक्शन करती है, उसको क्या बोलते हैं? नर्सिंग डायग्नोसिस, इवैल्यूएशन, इंटरवेंशन एंड असेसमेंट, दिस इज नोन एज असेसमेंट। असेसमेंट के बाद हम डायग्नोस करते हैं, इंटरवेंशन एंड देन इवैल्यूएशन, तो फर्स्ट स्टेप ये होता है जहाँ पे असेस करते हैं, डी। अ पेशेंट, ये हम कर चुके हैं क्वेश्चन कि मिस्थेनिया ग्रेविस है, एपिस्टेक्सिस है, तो हमें क्या देखना है? एयरवे क्लियरेंस, सी। मैनेजमेंट ऑफ वर्निक्स डिजीज एंड बेरीबेरी इन्वॉल्व्स एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ, वर्निक्स डिजीज होती है या बेरीबेरी, दोनों जो है विटामिन B1 की कमी से होती है, और B1 का दूसरा नाम क्या है? थायामिन, तो थायामिन देने से ही इनका मैनेजमेंट होता है, सी। अनट्विस्टिंग ऑफ नेक सस्टेन ड्यूरिंग इंटरनल रोटेशन, इंटरनल रोटेशन जब होती है बच्चे की पूरी बॉडी घूम जाती है, नेक जो है उसी में रहती है, तो नेक में एक टॉर्शन आ जाता है, उसको क्या बोलते हैं कि जब नेक जो है वापस से अपनी जगह पे आ जाती है, मतलब पूरी बॉडी घूम के एक ही पोजीशन पे आ जाती है, उसको क्या बोलते हैं हम? फ्लेक्शन, रेस्टिट्यूशन, टॉर्शन एंड क्राउनिंग, दिस इज नोन एज रेस्टिट्यूशन, जहाँ पे नेक जो है इंटरनल बॉडी के पूरे प्रोपोर्शन में आ जाती है, तो बी राइट आंसर होगा। Deficiency of which of the following neurotransmitter will cause Alzheimer's disease? Serotonin, acetylcholine, GABA and dopamine। यहाँ पे सेरोटोनिन जो एसिटाइलकोलिन, सॉरी अल्जीमियर्स डिजीज है, तो एसिटाइलकोलिन के डेफिशिएंसी से जो है अल्जीमियर्स डिजीज होती है, सेरोटोनिन की डेफिशिएंसी से, डोपामिन की डेफिशिएंसी से डिप्रेशन होता है, तो बी राइट आंसर होगा। दिस वाज ऑल अबाउट फॉर टुडे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।